जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये प्रियम्बल होता क्या है, किस तरीके के कंपोनेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमें देखने को मिलते हैं, क्या कुछ चीज़ें हमें प्रियम्बल में और ज़्यादा जो कि क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स के दिमाग में दरअसल था क्या जब वो इस डॉक्यूमेंट को लिख रहे थे, क्या ये जस्टिसेबल है या फिर नॉन जस्टिसेबल है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जैसे कि हर वीडियो का इंट्रोडक्शन होता है, जबकि मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि आने वाले वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि मान लेते हैं कि 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक आपने ली और सबसे पहला पेज जब आप उसका ओपन करते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको एक कंटेंट पेज या फिर एक कंटेक्स्ट पेज वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर चैप्टर वाइज आपको सभी चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कि इन टोटल जब आप उस पेज को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इस टेक्स्ट बुक में क्या क्या चैप्टर्स मुझे देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ऐसे कई सारे वहां पर चैप्टर के नाम होते हैं। यानी कि इन ब्रीफ में बताऊं, आपको पता चल जाता है कि इस किताब में हमें क्या मिलेगा। प्रियम्बल भी दरअसल इसी तरीके का एक इंट्रोडक्टरी पेज आप कह लें, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह लें, या फिर एक इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आप कह लें, जो कि हमें बताता है या फिर एक्सप्लेन करता है कि उसकी फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मान लेते हैं कि किसी के पास अगर टाइम नहीं है कि वो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, लेकिन अगर वो हमारे प्रियम्बल को पढ़ेगा तो उसे क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि इस किताब में क्या कुछ राइट्स हमें देने की कोशिश की गई है, क्या कुछ जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई है, कि दरअसल फिलॉसफी है क्या, इंडिया कहते किसे हैं और इंडिया चलेगा किस तरीके से। दरअसल ये प्रियम्बल में ही हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब तक हम करें, प्रियम्बल जो है वो नो डाउट किसी भी अथॉरिटी का सोर्स तो नहीं है वैसे, यानी कि प्रियम्बल से कोई भी अथॉरिटी या फिर पावर नहीं लेता कॉन्स्टिट्यूशन, बस हमें एक इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रियम्बल पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि उसके राइटर्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का दरअसल इंटेंशन क्या था, वो दरअसल हमें देने की क्या कोशिश कर रहे थे, वो कौन से कोर वैल्यूज या फिर प्रिंसिपल्स थे जिसके तहत पर वो हमारे नेशन को बनाना चाहते थे। क्योंकि अल्टीमेटली वही तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उस जमाने में, वो सभी फ्रीडम फाइटर्स ही थे। वो सभी उस जमाने के आइडियल्स को लेकर ही आगे बढ़ रहे थे और उन्हें पता था कि किस तरीके का इंडिया हमें बनाना है। तो preamble is actually an introductory part. Preamble is actually the very contextual page which provides you a lot of information about the constitution. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्निप या फिर एक इमेज है। दरअसल इसे अमेंड भी किया गया, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चंद इंपॉर्टेंट से वर्ड्स भी इसमें ऐड किए गए थे। तो एक बार ध्यान से इस पूरे प्रियम्बल को पढ़ने की कोशिश हम करने की कोशिश हम जरूर करते हैं, ठीक है। So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, which is social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. आपको क्या समझ में आया जब हमने प्रियम्बल पढ़ा? महज चंद भारी भरकम वर्ड्स नहीं है यहाँ पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का यहाँ पर उनका सोच हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, उनके आइडियल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली प्रियम्बल का अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने की कोशिश करें, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, प्रियम्बल में हमें सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जहाँ से पावर कॉन्स्टिट्यूशन ले रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वी द पीपल, शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि हम इसे पावर दे रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडिया में ना ही पार्लियामेंट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पीपल हु आर सुप्रीम, बट वी द पीपल हैव गिवन द सुप्रीमेसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी पावर हमसे डिराइव करता है, वी द पीपल आर गिविंग इट द पावर। बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हम इसके बारे में भी इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। बताता है कि स्टेटमेंट्स क्या क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, सिक्योर करेंगे सिटीजन्स को क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली किस दिन हमने इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया
या फिर किस दिन हमने दरअसल इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि 26 नवंबर 1949। यही वो पर्पस है जिसके लिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे वैसे तो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो दिन हिस्टोरिकली इमोशनली इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, क्योंकि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 दिसंबर में पास हुआ था, जिसके तहत हमने डिसाइड किया कि 1930 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह हम सेलिब्रेट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट 1950 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से देश भर में लागू किया हुआ था। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। अगर फैक्चुअल नॉलेज में आपको दे सकूं तो यूएसए का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से शुरू होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंस्पिरेशन आप देख सकते हैं वहीं से ली कि हमने प्रियम्बल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए कहीं ना कहीं तो इसका ओरिजिन होना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक स्टार्ट हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम करना चालू किया, तो दिसंबर 1946 13 ऑफ दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जहां पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा हुआ था, यानी कि मार्गदर्शन उन्होंने किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उन्होंने अपनी सोच दी हुई थी, कलेक्टिवली उन्होंने एक फिलॉसफी देने की कोशिश की और कहा कि दीज आर द आइडियल्स ऑन विच वी विल बी वर्किंग, और यही वो चीज़ें हैं जिस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो बाद में जाकर जनवरी 22 1947 को पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसी जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल की तरह अडॉप्ट किया, और अल्टीमेटली जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो प्रियम्बल बिकेम द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, क्योंकि कई सारे प्रोमिसेस यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट के बारे में जब हम डीपीएसपी वगैरह में बात करते हैं तो वहां पर भी कई सारे इक्वालिटी जस्टिस की बात की गई है। तो एनफोर्सेबल भले ही नहीं हो, लेकिन लेकिन ये बहुत ही रिलेवेंट सा एक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस वगैरह में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वगैरह में हो, तो कई सारी चीज़ों में प्रियम्बल हमारी मदद करता है। तो आइए एक एक कंपोनेंट को हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करके उन्हें पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर प्रियम्बल हमें क्या देता है? प्रियम्बल हमें द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है। सो प्रियम्बल यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सोर्स ऑफ अथॉरिटी लोगों से लेता है, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। वी, यू, ईच एंड एवरीवन हु आर सिटीजन ऑफ दिस नेशन, वी आर एक्चुअली एम्पावरिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडीड वी आर एम्पावरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वी आर एक्चुअली द अथॉरिटी। दूसरा, प्रियम्बल डिक्लेयर कर रहा है इंडिया को, इंडिया का नेचर क्या है। दरअसल इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो ये बड़े बड़े वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, उनके बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन टोटल मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेचर क्या होगा, इंडिया किस तरीके का एक पॉलिटी होगा, उसके बारे में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे प्रियम्बल में जो स्टेट किए गए हैं। स्टेट जिन्हें सिक्योर करने की कोशिश करेगा वो होगा जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। साथ ही साथ सभी सिटीजन्स को यहाँ पर ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, और फ्रैटर्निटी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, भाईचारगी प्रमोट करेंगे, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आखिर में जैसा कि मैंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था, डेट ऑफ अडॉप्शन भी यहाँ पर मेंशन है। अब उन कीवर्ड्स को समझने की हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बताता है प्रियम्बल के अल्टीमेट सॉवरेनिटी लोगों के हाथ में ही है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किताब है, जब तक उस किताब को पावर नहीं मिलता वो किताब बेकार है। मान लेते हैं कि भगवत गीता है, वो हिंदुओं की सीक्रेट किताब है, कृष्ण भगवान ने उसे दी हुई है। सिमिलरली मुसलमानों के लिए कुरान आप ले ले, अल्लाह ने उन्हें दिया हो, यानी कि इट इज डिराइविंग अथॉरिटी फ्रॉम समवेयर विच पीपल आर एक्सेप्टिंग। लेकिन यहाँ पर इस किताब की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि ये लोगों से ही डिराइव्ड है, ये हमने ही लिखी हुई है, ये कोई ऐसा ना डिवाइन या सीक्रेट सी चीज़ नहीं है जो आसमान से आई हुई है या फिर कोई रिवेलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेट सॉवरेनिटी यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पीपल ऑफ इंडिया ही है, वो हमसे ही डिराइव होता है, पावर भी हमसे ही लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड यहाँ पर है दैट इज सॉवरेन, यानी कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। अब देखिए कई सालों तक कई राज्यों ने हम पर अपने ना किंगडम्स चलाए, उन्होंने हम पर राज किया। ये मोस्ट रिसेंटली ब्रिटिश ही आप देख लें, छोटा सा एक आइलैंड है ब्रिटिश, इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर 2.5 साल से ज़्यादा उन्होंने रूल किया, लेकिन अब नहीं।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हम किसी का भी डोमिनियन नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर नहीं है। दिस इज व्हाट द टर्म सॉवरेनिटी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले नहीं थे, बाद में 1976 में इन्हें ऐड किया गया था। विल डिस्कस रिगार्डिंग देम आल्सो, लेकिन फिर भी प्रियम्बल का ही हिस्सा है। तो सोशलिस्ट, नो डाउट इंडिया सोशलिज्म, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से बहुत ही इंस्पायर्ड है। मैं छोटा सा अगर आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूं, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेट जो है वहां पर ओनर होगा, प्राइवेट ओनरशिप वहां पर ज्यादा नहीं होगी। ऑफ कोर्स इंडिया का जो सोशलिज्म है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज में ही बिलीव रखते हैं। तो सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन हम अचीव करेंगे। दिस इज व्हाट सोशलिज्म एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। एंड हम सेक्युलर कंट्री होंगे, यानी कि क्या, कोई भी एक स्टेट का रिलीजन यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि जब पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ तो इट एक्चुअली बिकेम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया ने थोड़ी ना ऐसा रखा कि हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हम सेक्युलर चीज़ों को रखना चाहते थे, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी जीते हैं, तो व्हाट वी डिड, वी केप्ट इट एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो सेक्युलर होगा, कोई भी एक स्टेट का रिलीजन यहाँ पर नहीं होगा, और सभी रिलीजन्स जो है वो इक्वली सपोर्ट और प्रोटेक्ट किए जाएंगे, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलेगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा डेमोक्रेटिक का तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जहां पर अथॉरिटी जो है वो लोगों के विल और उनके एक्सप्रेशन से ही आती है थ्रू इलेक्शन। हर 5 साल में एक बार हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। सो डोंट यू थिंक द वेरी अथॉरिटी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एमपीज हो, एमएलएस हो, वो अथॉरिटी हमसे ले रहे हैं बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग आर सेटिस्फैक्शन और आर एंगर थ्रू द वे ऑफ इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और अगेन रिपब्लिक, द वर्ड रिपब्लिक एक्चुअली स्टैंड्स के हेड ऑफ द स्टेट जहां पर इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कोई मोनार्क नहीं है, किसी वो ना स्पेसिफिक फैमिली से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट गिविंग हिम द पोजीशन, ही इज बीइंग इलेक्टेड। हालांकि हमारे एमएलएस और एमपीस उन्हें इलेक्ट करते हैं, लेकिन हम ही तो अपने एमएलएस और एमपीस को इलेक्ट करते हैं। सो इनडायरेक्टली ही इज इलेक्टेड बाय द population of India, he is elected by the people who are in India. So that is what the term republic stands for. और चंद ऑब्जेक्टिव्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसे हम अटेंड करेंगे। जस्टिस की यहाँ पर बात की गई है, न्याय प्रोवाइड करेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर न्याय हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जैसे कॉन्सेप्ट्स हमने इंसर्ट किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स उन्हें दे सकें। मैंने ऑलरेडी कई बार बताया कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जस्टिस किस तरीके का जस्टिस? सबसे पहला द सोशल जस्टिस। सोसाइटी में सभी एक ही होंगे, किसी को भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छुआछूत अबॉलिशन को, सॉरी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। डोंट यू थिंक दैट इज सोशल जस्टिस? नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक जस्टिस। किसी प्रकार का भी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस। एवरी पर्सन जो है वो इक्वली पेड होंगे फॉर इक्वल पोजीशंस, एंड सभी पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। कोई भी स्पेसिफिक ना किसी स्टेटस का आता है, वेल्थी पर्सन है तो उसे ज्यादातर प्रेफरेंस, या फिर कोई गरीब है उसको इग्नोर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देख लीजिए कई ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि मेन और वुमेन के बीच इक्वल पे वगैरह होगा, और वर्कर्स को मैनेजमेंट में ना पार्टिसिपेशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे राइट्स भी हमें वहाँ पर दिए गए हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो फ्री, इक्वल और फेयर राइट उन्हें, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में, वो भी आगे बढ़ सकें। एंड इक्वालिटी की, समानता की भी बात यहाँ पर प्रियम्बल में की गई है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होगा उसे स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। कोई भी सोसाइटी का हिस्सा क्यों ना हो, किसी भी वो वर्ग का क्यों ना हो, वो सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसे यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। एंड एवरीवन आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 और 15 आप उठाकर देख लीजिएगा, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का माना फ्रीडम, लोगों को यहाँ पर फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपनी ज़िंदगी का तौर तरीका इस्तेमाल कर सकें, चूज़ कर सकते हैं। उनके जो कुछ भी पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, व्यूज़ हैं, बिहेवियर जो कुछ भी उनका है, वो सोसाइटी में उसे अपना कर चलें। लेकिन लिबर्टी का एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जो कुछ भी चाहे वो करें। मैंने कई बार भी ये भी एग्जाम्पल दिया कि भाई राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान का दंगा कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो मैं क्यों रोकूं।
तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सैक्रोसैंट या एब्सोल्यूट नहीं है। राज्यांग भले ही आपको पावर क्यों ना देता हो, लेकिन सरकार आप पर पाबंदियां लगा सकती है, क्योंकि फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द लार्जर गुड ऑफ नेशन, नो डाउट हमें लिमिट्स रखना बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज नथिंग बट केओस, ये बहुत ही अच्छा सा प्रभाव हमने कई बार पढ़ा हुआ है। फ्रैटर्निटी की भी यहाँ पर बात की जाती है, भाईचारगी, ब्रदरहुड जिसे हम कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कंट्री और उसके पीपल के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट हो, और सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, उन सभी के बीच एक सिटीजनशिप का रिलेशनशिप होगा, एक ब्रदरहुड का रिलेशनशिप हमें होगा। और फ्रैटर्निटी की मदद से ही हम डिग्निटी और यूनिटी इस नेशन में बढ़ा सकते हैं। करंटली प्रियम्बल का स्टेटस क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। बेस्ट एग्जांपल मैंने कहा, पॉलिटिकल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स द्वारा इन्फोर्सेबल हो सकते हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक राइट्स ये उसी वक्त दिए जा सकते हैं जब फीजिबिलिटी यहाँ पर होगी, जब सरकार को लगेगा कि हाँ भाई सही टाइम यहाँ पर हमें देने का आया हुआ है, उसी टाइम फ्रेम में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस की हम बात कर रहे हैं वो तभी होगी। तो स्टेटस क्या है प्रियम्बल का? कई बार सुप्रीम कोर्ट तक भी ये लड़ाई झगड़ा जा चुका हुआ है और वहां पर भी डिस्कशंस हुए हैं कई बार। तो बेरुबारी यूनियन केस 1960 में आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि देखो, प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। और उसका पर्पस उन्होंने ये बताया कि प्रियम्बल जो है वो महज माइंड्स ऑफ मेकर्स को ओपन करने का एक की है, यानी कि पता कराता है हमें कि भाई ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स थे, वो सोच क्या रहे थे जब वो इस किताब को लिख रहे थे। अब देखिए, एक और अच्छी चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है कि आर्टिकल 368 भी हमें दिया गया है, अमेंडमेंट का पावर। सो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी हम कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए ही तो 100 बार से ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चंद ऐसे प्रावधान है जो रिजिड है, चंद ऐसे प्रावधान है जो फ्लेक्सिबल है। तो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रियम्बल जो है वो नो डाउट एक की है हमारे माइंड ऑफ मेकर्स को ओपन करने का, पता करने का कि वो दरअसल देना क्या चाहते थे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल होगा। अगेन ना प्रियम्बल को लेकर झगड़ा जो है वो केशव नंदा भारती केस में भी आया हुआ था। 1973 में रूलिंग दिया गया यहाँ पर, और कोर्ट ने इस बार भी ये बताया कि देखो, प्रियम्बल जो है वो कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है, ना ही वो किसी सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन है, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम और अच्छे से समझ सकें, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एट अ ग्लांस हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। बस उतना ही है, इससे ज़्यादा प्रियम्बल का कोई खेल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। और अल्टीमेटली 1995 में जब यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया का केस आया हुआ था, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट वालों ने एक और बार फिर से रीइटरेट किया और कहा कि देखो भाई, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है डायरेक्टली। डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है वो, इनडायरेक्टली बिल्कुल किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते? आर्टिकल 32 की मदद से, आर्टिकल 226 की मदद से व्रिट्स इशू करके क्या आप अपने अधिकारों को फुलफिल नहीं करते? तो प्रियम्बल में भी तो वही अधिकारों के बारे में बात की गई है जो फर्दर जाकर फंडामेंटल राइट्स में एलॉबरेट करके उन्हें दिया गया है। तो नो डाउट प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल हिस्सा जरूर है, लेकिन डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। इनडायरेक्टली हमें प्रावधान ढूंढने पड़ेंगे, तभी जाकर हम उसे एनफोर्स कर सकते हैं। अब जब हमने आर्टिकल 368 की बात की ही है, तो अमेंड भी किया जा सकता है, किसी भी हिस्से को हम अमेंड कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप केशव नंदा भारती जी का ही केस ले लें। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैंतरा आजमाया हुआ था यूनियन गवर्नमेंट पर, पार्लियामेंट पर, ताकि उनके पार्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी? अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब जब जरूरत पड़े तब तब हमें इंटरप्रेट करके बताते रहते हैं, जैसा कि कॉन्सेप्ट्स हो गए सेक्युलरिज्म का, फेडरलिज्म का, द नेचर ऑफ इंडिया दैट इज सॉवरेन है हम, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बेसिक स्ट्रक्चर में ही देखने को मिले हुए हैं। लेकिन हाँ, प्रियम्बल में जो कि अमेंडमेंट किए गए उन्हें अपहोल्ड किया गया कि बिल्कुल आप उन्हें अमेंड कर सकते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब दरअसल ये टाइम फ्रेम वो था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। 1975 से 1977 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने
इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा इमरजेंसी को लागू करवाया हुआ था। तो उस बीच ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमेंडमेंट्स जो है वो पास किया गया था। सो वहाँ पर चलते हुए प्रियाम्बल को भी चेंज किया गया और वहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट से टर्म्स ऐड किए गए थे, जैसा कि सोशलिस्ट सेक्युलर, पहले नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। अब ये अमेंडेड आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड आ गया, और साथ ही साथ इंटीग्रिटी वर्ड भी यहाँ पर नहीं था, बस यूनिटी ऑफ द नेशन था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी यहाँ पर ऐड करवाया हुआ था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट से टर्म्स थे जो यहाँ पर ऐड किए गए थे। यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की तरह ऐड किया गया था। सो सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So these were the few important changes or amendments that have been done through 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. आई होप कि प्रियम्बल के बारे में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो चुके होंगे, और कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें भी इस लेक्चर में हमने प्रियम्बल के बारे में डिस्कस की हुई हैं। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।